नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम अपनी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों नर्सिंग एग्जाम प्रिपरेशन की, जिसमें दोस्तों हम सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, चाहे वो टॉपिक हो बीएससी नर्सिंग के, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के दोस्तों, या फिर एमएससी नर्सिंग के। तो दोस्तों, अगर आप एक नर्स हैं या नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो दोस्तों हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। साथ ही दोस्तों हम डिस्कस करते हैं उन टॉपिक से आए मोस्ट रिपीटेड ऐसे क्वेश्चन की दोस्तों जो कि अक्सर टॉप एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप बात करें जिपमर की, एम्स की, नीट की, या फिर दोस्तों कोई और एग्जाम हो जो कि नेशनल या स्टेट लेवल पर कंडक्ट किया जाता हो। तो दोस्तों वहां से ऐसे क्वेश्चन को हम पिक करके लेके आते हैं आपके लिए। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस टॉपिक से जो टॉप क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो वो क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसको आप समझ भी पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर दोस्तों हम आपको बताएंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, ये क्वेश्चन क्यों आया, इसका आंसर ये क्यों होता है। ऑलरेडी दोस्तों इसका पार्ट 1 जो है वो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी नर्सिंग एजुकेशन के बारे में। अगर दोस्तों अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे वो दोस्त जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो और आप इजीली किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएं नर्सिंग के। क्योंकि दोस्तों नर्सिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। इसके अलावा दोस्तों और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे आप बात करें इंटरव्यू स्किल्स की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, कैरियर ऑप्शन की, या फिर दोस्तों खुद को कैसे तैयार करें किसी भी एग्जाम के लिए। तो सभी तरह की दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है हमारे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और बात करते हैं दोस्तों नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस की। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वॉज प्रपोज्ड बाय, यानी कि दोस्तों जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है उसको किसने प्रपोज किया था, उसको कौन लेकर आया था। एग्जाम्पल दोस्तों विलियम आउची, फ्रेडरिक टेलर, मैरी फॉलेट या फिर डगलस मैकग्रेगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डगलस मैकग्रेगर। दोस्तों थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है वो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा प्रपोज की गई थी। इस थ्योरी में दोस्तों हम बात करते हैं ह्यूमन मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट की। साथ ही दोस्तों थ्योरी एक्स जो है वो फोकस करती है स्ट्रिक्ट मोटिवेशन के ऊपर, एक्सटर्नल रिवॉर्ड के ऊपर और पेनल्टीज के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट स्टाइल जो होता है दोस्तों उसको आप समझ सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों थ्योरी वाई की, तो दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलता है मैनेजमेंट स्टाइल दोस्तों जो कि हैविली रिलाई करता है सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। तो दोस्तों एक्स और वाई का जो थ्योरी है वो प्रपोज किया गया था डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द पर्पस टू कंडक्ट स्टाफ ट्रेनिंग इज टू, यानी कि स्टाफ ट्रेनिंग दोस्तों जो कंडक्ट की जाती है उसका पर्पस क्या होता है। ऑप्शन है दोस्तों इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क, इंप्रूव स्टाफ मोरल, हेल्प इंप्रूव कम्युनिकेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अब दोस्तों इन सभी को आपको पढ़ना है। स्टाफ ट्रेनिंग को आपको देखना है, एक स्टाफ ट्रेनिंग में एक स्टाफ क्या क्या सीखता है या एक स्टाफ ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी होती है कंडक्ट करना। तो आप पाएंगे दोस्तों ये सभी जो तीनों ऑप्शन है ये सभी पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब पर्पस क्या होता है दोस्तों, ट्रेनिंग का पर्पस होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहे, क्योंकि जितना एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा उतने अच्छे से वो काम कर पाएगा। ठीक है, रिटेंशन किया जा सके, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको रोका जा सके। एम्प्लॉय क्यों छोड़ता है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड होता है अपनी जॉब से, या कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिल रहा होता है वर्क को लेके या वर्किंग एनवायरनमेंट को लेके। तो रिटेंशन के लिए दोस्तों ट्रेनिंग का करना ज़रूरी होता है, और ट्रेनिंग से दोस्तों आप मोटिवेट कर पाते हैं स्टाफ को, और कहीं ना कहीं उनके सोल्यूशन को भी उन्हें प्रोवाइड कर पाते हैं जो कि कहीं ना कहीं लैकिंग होते हैं। उसमें दोस्तों कम्युनिकेशन एक रोल प्ले करता है। तो कम्युनिकेशन वहाँ पर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होता है जब स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है द कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ मेजरिंग सर्विसेज प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज नोन एज। अब थोड़ा लंबा सेंटेंस है दोस्तों, इसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रोसेस होता है दोस्तों सर्विसेज को मेजर करने का, प्रोडक्ट को, प्रैक्टिसेस को, जो भी दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रही होती हैं, अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज नोन एज, यानी कि
उनके खिलाफ दोस्तों जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर्स होते हैं किस चीज़ में, कंपेटिटर इन क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में, तो उनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है या उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ऑडिटिंग, बेंचमार्किंग, क्वालिटी एश्योरेंस या फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होगा दोस्तों, बेंचमार्किंग क्या होता है पहले ये समझते हैं दोस्तों। बेंचमार्किंग जो होता है वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रैक्टिसेस को मेजर करने का अगेंस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर्स। बेंचमार्किंग का यूज़ किया जाता है दोस्तों, बेंचमार्किंग का दोस्तों यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, जिसमें हम स्पेसिफिक इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मेजर या फिर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ मेजर, इस तरह के दोस्तों हम स्पेसिफिक इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसके बेसिस पर दोस्तों फिर हम परफॉर्मेंस को अदर मैट्रिक से या अदर जो हमारे कंपेटिटर होते हैं उनसे हम कंपेयर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, बेंचमार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, इफ पेशेंट आस्क द नर्स हर ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर फिजिशियन एंड द नर्स रिप्लाइज दैट द फिजिशियन इज इनकम्पिटेंट, द नर्स कुड बी हेल्ड लायबल फॉर। अब देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं, देखिए नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो होता है वो ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है कि आप कितना अच्छा समझते हैं, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को कितना अच्छा समझते हैं, मैनेजमेंट को कितना अच्छा समझते हैं, ठीक है, डीलिंग करना सिचुएशन से, लोगों से डील करना, किस तरह से डील करना है। अगर आपकी ये जो स्किल है ये अच्छी है तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही ईजी है, क्योंकि इस तरह का कुछ भी नहीं होता इन टॉपिक्स में समझने जैसा। अब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके का आंसर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। अगर दोस्तों एक पेशेंट जो है वो नर्स से एक ओपिनियन मांगता है किसी पर्टिकुलर फिजिशियन के बारे में, ठीक है, वो पूछते हैं, मान लीजिए उन्होंने पूछा कि अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं, आपने बता दिया कि जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें सही से काम नहीं आता है, या वो इतने अच्छे से सर्जरी नहीं कर पाते हैं, या इतने ठीक नहीं है ट्रीटमेंट देने में, तो यहाँ पर नर्स जो है वो किस चीज़ के लिए लायबल है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, स्लेंडर, लाइबल, असॉल्ट या फिर रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्लेंडर। स्लेंडर क्या होगा दोस्तों, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या करता है, किसी की रेप्यूटेशन को भी खराब कर सकता है या बिगाड़ सकता है। यानी कि मान लीजिए आपको काम आता है, आपको बहुत अच्छे से काम आता है, लेकिन कोई वहाँ पर स्टाफ मेंबर है जो आपको लाइक नहीं करता है, और अगर उस स्टाफ मेंबर से कोई आपके बारे में पूछता है तो ऑब्वियसली दोस्तों वहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग स्टेटमेंट आपके बारे में देते ही देते हैं। तो भले ही दोस्तों आप इनकॉम्पिटेंट ना हो, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको इनकॉम्पिटेंट बोला है तो कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज उस पेशेंट की नज़र में या उस व्यक्ति की नज़र में बन जाती है जिसने आपके बारे में ओपिनियन मांगा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही ऑप्शन चुना गया है वो है ए, स्लेंडर। अगर आपको दोस्तों स्लेंडर का मतलब नहीं पता है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप स्लेंडर का मीनिंग भी जानें, क्योंकि अगर आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं तो आंसर करना आपको मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर हम स्लेंडर की मीनिंग की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि गलत है, ठीक है, अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो स्लेंडर का मीन्स होता है दोस्तों एक गलत स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा फैलाया जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन चुना गया दोस्तों वो है ऑप्शन ए, स्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, द फेमस 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, यानी कि दोस्तों जो 14 प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के उनको पहली बार किसने डिफाइन किया था। तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बी, हेनरी फायोल। यहाँ पर हमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, मिस सोफिया जॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू द नंबर ऑफ पर्सनल रिपोर्टिंग टू हर, दिस प्रिंसिपल रिफर्स टू, यानी कि मिस सोफिया जॉन को दोस्तों जो नंबर ऑफ पर्सनल हैं वो रिपोर्ट करते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल है दोस्तों ये किस ओर इशारा करता है। ऑप्शन है दोस्तों स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या फिर लीडर। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पैन ऑफ कंट्रोल। यानी कि दोस्तों आपको जो कंट्रोल है वो कितना फैला हुआ है, यानी कि आपको कितने लोग रिपोर्ट करते हैं वो दोस्तों शो करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल से। स्पैन का मतलब ही होता है आपका जो दायरा है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है, तो दायरे को बोला जाता है दोस्तों स्पैन। तो सही आंसर होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वर्क, इफ यू नो द ऑब्जेक्टिव्स 90% ऑफ द टाइम यू डोंट, दिस वॉज स्टेटेड बाय। अब यहाँ पर दोस्तों एक स्टेटमेंट दे दिया गया और पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ठीक है।
ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन है पीटर ड्रकर, फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फायोल या फिर हेनरी एल गेंट। अब यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, पीटर ड्रकर। अब इसको क्यों कहा गया था दोस्तों, तो इसका कारण है जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच से देखा जाता है, जहां पर दोस्तों बैलेंस को बनाया जाता है या बैलेंस को वहां पर देखा जाता है बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऐसा ना हो दोस्तों कि एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव कुछ और है और मैनेजमेंट कुछ और चाह रही है और दोनों के बीच में तालमेल ही नहीं बन पा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों के डायरेक्शन को सेम लाने के लिए या दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में बैलेंस बनाने के लिए दोस्तों वहां पर ये स्टेटमेंट कहा गया है, जिससे कि दोस्तों जो पर्पस है वो बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, मिस सोफिया जॉन फाइंड्स आउट दैट सम मैनेजर्स हैव benevolent authoritative style of management. Which of the following behaviors will she exhibit most likely? क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, मिस सोफिया जॉन जो है उनको पता चलता है कि मैनेजर जो है वो बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव स्टाइल है उनका मैनेजमेंट का। तो इसमें दोस्तों कौन सा जो बिहेवियर है वो वहां पर वो एग्जिबिट करेंगी या दिखाएंगी या एक्सपेक्टेड है कि वो दोस्तों कैसा बिहेव करेंगी। ऑप्शन है दोस्तों, हैव कंडोलेसेंटिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस in their subordinates, gives economic and ego awards, communicates downward to staff या allows decision making among subordinates। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, have condescending trust and confidence in their subordinate। दोस्तों जो बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव मैनेजर्स होते हैं दोस्तों वो प्रिटेंटसली यानी कि वो प्रिटेंड करते हैं और अपना शो और अपना दोस्तों ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट दिखाते हैं अपने फॉलोअर्स की तरफ। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अ मेल क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग डिसऑर्डर्ड थिंकिंग अबाउट फूड बीइंग पॉइजन्ड is admitted to the mental health unit. The nurse uses which communication technique to encourage the client to eat dinner? ठीक है, एक मेल क्लाइंट है दोस्त, फूड जो है दोस्तों उसमें पॉइजन मिलाया गया है, उसमें जहर मिलाया गया है, जो कि मेंटल हेल्थ यूनिट में जिसको एडमिट किया गया है। तो यहाँ पर नर्स दोस्तों कौन सा कम्युनिकेशन टेक्निक यूज करेगी जिससे कि पेशेंट जो है वो उस खाने को खाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो माइंड में चल रहा है वो ये चल रहा है कि इस फूड में जहर मिला हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, focusing on self-disclosure of own food preference, using open-ended question in silence, offering opinion about the need to eat, verbalizing reasons that the client may not choose to eat। यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड साइलेंस। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन और साइलेंस जो होते हैं दोस्तों वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है क्लाइंट को एनकरेज करने के लिए, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएँ या उनके माइंड में जो चल रहा है उसको वो शेयर कर पाएँ। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, अ साइकोटिक क्लाइंट रिपोर्ट टू द इवनिंग नर्स दैट द डे नर्स put something suspicious in his water with his medication. The nurse replies, you are worried about your medication. The nurse communication is। अब यहाँ पर दोस्तों पूछा गया, एक साइकोटिक क्लाइंट है, उसको लगता है कि जो डे नर्स है उसने उसके पानी में कुछ मिला दिया है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ मिलाई है जो उसको सस्पिशियस लग रहा है या उसको ठीक नहीं लग रहा है कि पानी में ये चीज़ नहीं मिलानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों इवनिंग नर्स का रिप्लाई होता है, यू आर वरीड अबाउट योर मेडिकेशन। आप अपने मेडिकेशन को लेके वरीड हो क्या? क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। द नर्स कम्युनिकेशन है, अब यहाँ पर जो नर्स का कम्युनिकेशन है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है? ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटिंग रियलिटी, रीइंफोर्सिंग द क्लाइंट्स डिल्यूजन्स, फोकसिंग ऑन इमोशनल कंटेंट, या फिर दोस्तों नॉन थेरापेटिक टेक्निक कॉल्ड माइंड रीडिंग। यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, फोकसिंग ऑन इमोशनल कॉन्टेंट। ठीक है, तो अब क्यों होगा ऑप्शन दोस्तों ये भी समझते हैं। देखिए, पेशेंट ने पूछा कि मुझे लगता है कि जो डे नर्स है उसने मेरे वाटर में कुछ मिला दिया है। अब जो इवनिंग नर्स है उसने उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया कि क्या आप इस चीज़ को लेकर चिंतित हो, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस चीज़ को लेकर चिंतित हो या नहीं हो, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो तो समवेयर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपकी जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसकी क्वायरी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो या आपको भी कहीं ना कहीं खुद पर डाउट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी को चुना गया है, फोकसिंग ऑन इमोशनल कंटेंट, यानी कि जो ऑलरेडी पेशेंट फील कर रहा है आपने उसी चीज़ को फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों
जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेडरिक टेलर थ्योरी ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल दोस्तों फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई क्यों होगा दोस्तों, ऑप्शन ई में बताया गया था एवरेज ह्यूमन बीइंग्स प्रेफर टू बी डायरेक्टेड विच इज टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज रिलेटिवली लिटिल एम्बिशन, वांट सिक्योरिटी अबव ऑल। ठीक है, ई क्यों होगा दोस्तों ऑप्शन, तो फ्रेडरिक टेलर थे, उन्होंने देखा था कि जो एक्सटेंशन होता है दोस्तों 4 प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, जिनमें शामिल हैं डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू साइंस, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ द वर्कमैन, साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कमैन और इंटीमेट एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द मैन। तो उसमें दोस्तों उन्होंने पाया कि ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, द एवरेज ह्यूमन बीइंग्स प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, विशेस टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज़ रिलेटिवली लिटिल एम्बिशन एंड वांट सिक्योरिटी अबव ऑल। जो कि दोस्तों अक्सर हमें देखने को मिलता है कि लीडर इतने नहीं होते हैं, लीडर लिमिटेड होते हैं। इसलिए दोस्तों कुछ ही लोग वर्ड को चलाते हैं, सब लोग नहीं चलाते हैं, बाकी जो होते हैं वो फॉलोअर होते हैं, उन्हें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा उन्हें नहीं पता होता उन्हें क्या करना होता है, उन्हें बताना होता है ठीक है आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन ई है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरीज कंसिडर पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर सुटेड टू लीडरशिप। किस तरह की लीडरशिप थ्योरीज दोस्तों कंसिडर करती हैं पीपल को, लोगों को, कि दोस्तों वो इनहेरिट कर पाएँ सर्टेन क्वालिटीज़ जो कि दोस्तों उन्हें एक लीडर बनने में हेल्प करें। ऑप्शन है दोस्तों कंटिजेंसी थ्योरीज, बिहेवियरल थ्योरीज, ट्रेड थ्योरीज या फिर सिचुएशनल थ्योरीज। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, सिचुएशनल थ्योरीज। लीडरशिप जो होता है दोस्तों वो डिफाइन किया जाता है एक इंटीग्रेटेड पैटर्न के तौर पर ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इंसान के जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो नेचर होता है इंसान का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो भी लुक है, ठीक है, किस तरह से वो बात करते हैं, ओवरऑल आउटलुक जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स आर की कॉन्सेप्ट इन। यानी कि दोस्तों हाइजीन फैक्टर जो होते हैं और मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं वो की कॉन्सेप्ट किस चीज़ में होते हैं। ऑप्शन दोस्तों मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी या फिर हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी, हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। क्यों होगा दोस्तों, हाइजीन फैक्टर जो होते हैं दोस्तों वो पार्ट हैं फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के। इस थ्योरी में दोस्तों ये बताया गया है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स इन द वर्क प्लेस जो कि दोस्तों जॉब सेटिस्फैक्शन को कॉज करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं दोस्तों जो डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं वर्कर्स के बीच में, जो भी स्टाफ होता है उसके बीच में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं और दोस्तों जॉब सेटिस्फैक्शन को कम करते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी, हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, द बेसिस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज। ठीक है, एबीसी एनालिसिस दोस्तों क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल में। ऑप्शन है दोस्तों एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, क्रिटिकलिटी ऑफ आइटम्स, यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम या फिर प्रोक्योरमेंट डिफिकल्टी, मार्केट अवेलेबिलिटी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए, एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग। यानी कि डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग जो है दोस्तों उन्हें किस कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है इन मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, टाइम एंड मोटिवेशन, टाइम एंड मोशन स्टडीज, क्वालिटी कंट्रोल या फिर PERT टेक्निक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वालिटी कंट्रोल। डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग जो है दोस्तों वो जाने जाते हैं अपने 14 पॉइंट्स फॉर मैनेजिंग। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों द डीमिंग साइकिल एंड सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज के लिए दोस्तों ने जाना जाता है। क्वालिटी अश्योरेंस के लिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा टूल को यूज़ किया जाता है वो है स्वाट साइकिल, जो कि दोस्तों डेवलप की थी डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डीमिंग ने। इस साइकिल में दोस्तों हमें 4 स्टेप देखने को मिलते हैं जिनमें शामिल हैं प्लान, डू, चेक और एक्ट। इनको दोस्तों शॉर्ट में बोला जाता है PDCA। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर था ऑप्शन सी, क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अ ब्रॉड स्टेटमेंट बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज हाउ इट विल अचीव इट्स गोल इज। ठीक है, एक ब्रॉड स्टेटमेंट होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि अचीव कैसे करना है गोल को, उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन है दोस्तों विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट या फिर प्रोटोकॉल।
तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट जो होता है दोस्तों वो डेक्लेरेशन के फॉर्म में लिखा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोर पर्पस में, और दोस्तों जो फोकस करता है रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर द टाइम, यानी कि आपका जो मिशन है वो वही रहेगा, आप चेंज करने वाले नहीं हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मिशन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं दोस्तों, मिशन जो होता है वो एक तरीके का आपका एक गोल होता है या एक टारगेट होता है जिसको आपको अचीव करना है, लेकिन वहाँ पर आप अकेले नहीं करते हैं, आपके जो भी इम्प्लॉयज़ होते हैं, आपका जो भी पूरा ग्रुप होता है वो टुगेदर मिल के कोलैबोरेटिवली दोस्तों उस टारगेट को अचीव करते हैं। बात करें विजन की दोस्तों, विजन क्या होता है? विजन जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट होता है या फिर एक गोल होता है दोस्तों, जो कि इंडिविजुअल स्ट्राइव करते हैं अचीव करने के लिए, यानी कि दोस्तों आपकी कंपनी में कोई वर्कर है तो वो वहाँ पर विजन को सेट करते हैं। विजन में दोस्तों हमें देखने को मिलता है अल्टीमेट गोल ऑफ इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति का वहाँ पर एक अल्टीमेट गोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, एज पर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NATO, ट्राइज सिस्टम ग्रीन कलर कोड रिफर्स टू। तो दोस्तों ट्राइज सिस्टम ग्रीन कलर कोड किस ओर इशारा करता है? ऑप्शन है दोस्तों, इंजरीज आर लाइफ थ्रेटनिंग बट सर्वाइवेबल विद मिनिमल इंटरवेंशन, इंजरीज आर सिग्निफिकेंट एंड रिक्वायर मेडिकल केयर बट कैन वेट आवर्स विदाउट threat to life or limb, injuries are minor and treatment can be delayed hours to day, injuries are extensive and chances of survival are unlikely even with definitive care। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, इंजरीज आर माइनर एंड ट्रीटमेंट कैन बी डिलेड आवर्स टू डे। इंजरीज जो होती है दोस्तों वो कैटेगरी होती है रिलेटिवली माइनर, और दोस्तों इंडिविजुअल जो होते हैं वो जनरली उसको ठीक कर पाते हैं विदाउट मच असिस्टेंट। ट्रीटमेंट जो होता है दोस्तों वो डिले हो सकता है दिन से लेके घंटों तक या घंटों से लेके दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, इन द क्रिटिकल पाथ मेथड ऑफ नेटवर्क एनालिसिस द क्रिटिकल पाथ इज। ऑप्शन है दोस्तों शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, चीपेस्ट या कॉस्टलीस्ट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट क्यों होगा दोस्तों? क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है इसको हम CPM भी बोलते हैं, वो एक टेक्निक होता है फॉर एनालाइजिंग प्रोजेक्ट्स बाय डिटरमाइनिंग द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क। ठीक है, लॉन्गेस्ट टास्क का जो सीक्वेंस होता है उसके द्वारा दोस्तों इसको डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, नेटवर्क एनालिसिस इन मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड। ऑप्शन है दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस या फिर PERT। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, PERT। दोस्तों प्रोग्राम का जो इवैल्यूएशन होता है या रिव्यू टेक्निक्स होती हैं वो कॉमनली दोस्तों एब्रीब्रिएटेड होती हैं, जिसको हम बोलते हैं PERT। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जिसको दोस्तों डिज़ाइन किया गया था एनालाइज और रिप्रेजेंट करने के लिए कि टास्क जो है उनको इन्वॉल्व किया जा सके और कंप्लीट किया जा सके एक गिवन टाइम में। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, PERT। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM स्ट्रेटेजी डेवलप्ड बाय मोटोरोला कंपनी इन 1986। ठीक है, कौन सी थी वो दोस्तों स्ट्रेटेजी? तो ऑप्शन है दोस्तों प्लान, डू, चेक, एक्ट, MBO, 6 सिग्मा या फिर PERT। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा दोस्तों मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हैं जो कि 1986 में ओरिजिनेट की गई थी मोटोरोला ड्राइव की तरफ से, जिसका दोस्तों जो काम था वो था रिड्यूस करना डिफेक्ट को और मिनिमाइज करना दोस्तों वेरिएशन इन प्रोसेसेस, जिससे कि दोस्तों बेटर तरीके से आप टारगेट्स को अचीव कर सकें और मिनिमाइज कर सकें जो भी कॉस्ट है या आपका जो भी वेस्ट है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP रिफर्स टू। SOP के दोस्तों किस ओर इशारा करते हैं, उनका रोल क्या होता है? ऑप्शन है दोस्तों एन ऑप्शनल बैलेंस बिटवीन पॉसिबिलिटीज रियलाइज्ड एंड अ फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, डूइंग द राइट थिंग right away the first time, detailed written instructions to achieve uniformity of the performance of a specific function, a process of meeting the needs and expectation of the customers both internal and external। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, detailed written instructions to achieve uniformity of the performance of a specific function। ठीक है, अब SOPs दोस्तों बनाए किस लिए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि दोस्तों आप अपना जो टारगेट है, जो आपको एक गोल है, उसको आप अचीव कर पाएँ, जो कि रिटन फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि SOPs जो होते हैं दोस्तों वो रिटन फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिटेल रिटन इंस्ट्रक्शन टू अचीव यूनिफॉर्मिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अक्रेडिटेशन रिफर्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग।
अब अक्रेडिटेशन दोस्तों किस तरफ इशारा करता है, जो कि हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है मेकिंग असेसमेंट, मीटिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, मेकिंग केयर कॉस्ट इफेक्टिव, या फिर इंश्योरिंग क्वालिटी। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, इंश्योरिंग क्वालिटी। अब अक्रेडिटेशन का दोस्तों मतलब यही होता है, अक्रेडिटेशन आप इसीलिए लेते हैं जिससे कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ या उसको एक लेवल पर ले जा पाएँ या उसको मेंटेन कर पाएँ अगर आपने एक लेवल अचीव कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट इंक्लूड। एक अच्छी रिपोर्ट में दोस्तों कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है दोस्तों कंसाइसनेस, लेजिबिलिटी, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अब। ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं दोस्तों एक अच्छी रिपोर्ट को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड बाय। हॉथॉर्न का जो एक्सपेरिमेंट था दोस्तों वो किसने कंडक्ट किया था। ऑप्शन है एडवर्ड डीमिंग, हेनरी फोर्ड, एल्टन मायो, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एल्टन मायो। हॉथॉर्न इफेक्ट जो होता है दोस्तों वो एक तरीके का रिएक्टिविटी होता है जिसमें इंडिविजुअल जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं एक एस्पेक्ट को, अपने बिहेवियर को दोस्तों, जो भी वो ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू बी पोजेस्ड बाय अ नर्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग इन अ कम्युनिटी सेटअप इज। ठीक है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों स्किल चाहिए होता है एक नर्स एडमिनिस्ट्रेशन को, एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर को। ऑप्शन है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के होगा दोस्तों हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी सेटअप की। अब कम्युनिटी सेटअप यानी कि आप ओवरऑल ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, पब्लिक से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। इनमें से कौन सा दोस्तों गुड गवर्नेंस का एक फीचर नहीं है। ऑप्शन दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, नेपोटिज्म, या फिर रूल ऑफ लॉ। ऑप्शन सी दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, नेपोटिज्म की रिक्वायरमेंट कहीं पर भी नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ऑफ कमांड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। कैसे होगा दोस्तों प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड में, अगर दोस्तों वहाँ पर एक पर्सन है एक ऑर्डर को रिसीव करता है फ्रॉम सेवरल स्पेशलिटीज़, ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और डिसिप्लिन है दोस्तों वो भी टूटेगा, क्योंकि कई सारे ऑर्डर एक साथ आ रहे होंगे और वहाँ पर दोस्तों उसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो सही ऑप्शन होगा, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनमें से कौन सी को दोस्तों या किस ऑप्शन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, या फिर सर्विस इंडस्ट्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को दोस्तों आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द आइडिया और थॉट इनटू मीनिंगफुल सिंबल इज कॉल्ड। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रोसेस होता है आइडिया और थॉट को एक मीनिंगफुल सिंबल में पहुंचाने का, उसको क्या कहा जाता है, डिकोडिंग, फीडबैक, रिसेप्शन, या फिर एनकोडिंग। तो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एनकोडिंग। दोस्तों अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा यहाँ पर आपको एनकोड करना होता है जब भी आप किसी चीज़ को भेजते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति उसको रिसीव करता है तो उसको बोला जाता है डिकोडिंग, यानी कि बीच में डिकोड होता है, उसके बाद फिर आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो जो सेंडिंग का इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों वहाँ पर होता है एनकोडिंग। ठीक है, सेंड से आप याद रख सकते हैं एनकोड, सेंडिंग एंड एनकोडिंग, रिसीविंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, एंट्रोपी इज अ लॉ ऑफ नेचर इन विच ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूव टुवर्ड्स। ठीक है, एंट्रोपी जो होता है दोस्तों लॉ ऑफ नेचर होता है जिसमें सभी फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो किस तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रीबर्थ एंड इमरजेंसी, या फिर डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डेथ। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डेथ। एंट्रोपी जो होता है दोस्तों वो लॉ ऑफ नेचर होता है जो सजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म है दोस्तों वो मूव करते हैं किस तरफ, डिसऑर्गेनाइजेशन और डिमाइस की तरफ। इससे बचने के लिए दोस्तों एक ओपन सिस्टम को मूव करना ज़रूरी होता है जिससे कि दोस्तों एंट्रोपिक प्रोसेस को रोका जा सके। इसके लिए दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव एंट्रोपी को अपनाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों रिक्वायर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और एनर्जी को दोस्तों पहुँचाया जा सके एनवायरनमेंट में जिसमें दोस्तों सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप समझ सकते हैं बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है दोस्तों कि वो प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न करे जिससे कि दोस्तों वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों सही ऑप्शन होगा, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डेथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स टिपिकली परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन। किस ऑर्डर में दोस्तों मैनेजर जो है वो मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, या फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको दोस्तों हम समझ सकते हैं हेनरी फायोल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं मैनेजर के वो दोस्तों एक ऑर्डर में होने चाहिए। जो ऑर्डर उन्होंने बताया है वो दोस्तों प्लानिंग का, फिर ऑर्गेनाइजेशन का, फिर ऑर्गेनाइजिंग का, फिर लीडिंग का, इसके बाद दोस्तों कंट्रोलिंग का। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ऑप्शन है दोस्तों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर बिजनेस प्रिंसिपल इनटू द पब्लिक सेक्टर, रिप्लेसिंग पब्लिक मैनेजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर बी जो है वो सही आंसर होगा, इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट सेक्टर बिजनेस प्रिंसिपल इनटू द पब्लिक सेक्टर। दोस्तों जो गाइडिंग प्रिंसिपल है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के पीछे दोस्तों वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस प्रिंसिपल, जिससे कि दोस्तों पब्लिक सेक्टर में उन्हें उतारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच 18th सेंचुरी राइटर प्रोड्यूस्ड अ फेमस बुक कॉल्ड द वेल्थ ऑफ नेशंस। 18वीं शताब्दी के दोस्तों वो कौन से फेमस राइटर थे जिन्होंने इस बुक को लेकर आए या प्रोड्यूस किया जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। ऑप्शन है दोस्तों फ्रेडरिक टेलर, हेनरी मिन्सबर्ग, एडम स्मिथ, या फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो सही आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है दोस्तों वो वेल्थ ऑफ नेशन बुक को लेकर आए थे 1776 में दोस्तों, जिसको कंसिडर किया जाता है उनकी मैग्नम ओपस के तौर पर या फिर फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स दोस्तों, इसके नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन दोस्तों एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लूइड वर्किंग रिलेशनशिप, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब। यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच फीचर डज नॉट फॉर्म वन ऑफ फायोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा फीचर जो दोस्तों वो फॉर्म नहीं करता है फायोल के 14 प्रिंसिपल्स को। ऑप्शन है दोस्तों एस्पिरिट, डी कॉर्प्स, इनिशिएटिव, ऑर्डर, या फिर इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म होता है दोस्तों वो फॉर्म नहीं करता है या वो पार्ट नहीं होता है हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों अथॉरिटी, रेगुलेशन, कमांड स्ट्रक्चर, या फिर चेंज। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। चेंज जो है दोस्तों वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलते हैं फॉर्मल रूल्स, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हाट इज नॉट अ पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का दोस्तों कौन सा पर्पस नहीं होता है। ऑप्शन है दोस्तों टू कोऑर्डिनेट पीपल एंड रिसोर्सेज, to organize lines of communication, to formalize authority, to limit workers' right। यहाँ जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, टू लिमिट वर्कर्स राइट। पर्पस दोस्तों जो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का उसमें शामिल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लाइन वर्सेस स्टाफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल हाइट, और दोस्तों इसके अलावा शामिल होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, टू लिमिट वर्कर्स राइट। तो दोस्तों ये शामिल नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हाट इज पीडीपी। पीडीपी क्या होता है दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, पीपल डेवलपमेंट प्लान, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, या फिर दोस्तों पर्सनल डेवलपमेंट पेमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, वेयर कैन फॉर्मल एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टेक प्लेस। ठीक है, ये कहाँ पर दोस्तों कंडक्ट किए जा सकते हैं या कहाँ पर ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर्मल एम्प्लॉय ट्रेनिंग और एजुकेशन। ऑप्शन है दोस्तों कॉलेजेस, इन द वर्क प्लेस, ट्रेनिंग सेंटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। सभी जगह पर दोस्तों ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जा सकता है और फॉर्मल एजुकेशन को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन का दोस्तों क्या पर्पस होता है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों एडहेयर टू द लॉ पर्टेनिंग टू वर्कर्स राइट, मेंटेन अ हार्मोनियस वर्किंग एनवायरनमेंट, अंडरटेक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी दोस्तों सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हाट इज ओडी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में दोस्तों ओडी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ड्रिफ्ट। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ड्रिफ्ट। ओडी जो होता है दोस्तों वो स्टडी होता है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का और परफॉर्मेंस का, जिसमें आप
चेंज ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सक्सेसफुली इनको कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, व्हाट इज द पर्सनल डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद। ठीक है, पर्सनल जो डिपार्टमेंट होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस चीज़ पर फोकस करता है। ऑप्शन है दोस्तों स्टाफ डेवलपमेंट, स्टाफ अट्रैक्शन, स्टाफ रिवॉर्ड या फिर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो सही आंसर होगा, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको समझने के लिए दोस्तों हम देख सकते हैं फिलिपो को, जिन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, individual and societal goals। ठीक है, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था दोस्तों जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हाट आर वर्कर्स प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच। ठीक है, वर्कर जो होते हैं दोस्तों प्राइमरीली किस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं अगर हम इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच की बात करें तो। ऑप्शन है दोस्तों पीयर रिकग्निशन, प्रमोशन, ग्रेटर फ्रीडम या फिर इकोनॉमिक रिवॉर्ड। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो सही आंसर होगा, इकोनॉमिक रिवॉर्ड। ठीक है, क्यों होगा दोस्तों, तो कोई भी पर्सन हो दोस्तों वो परफॉर्म किसी सर्टेन लेवल पर तभी करता है दोस्तों जब उसे लगता है कि उसे उसकी परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों एक आउटकम मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हम थ्योरी देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, क्या बोला गया दोस्तों उसमें ये बोला गया है कि एक पर्सन को अगर लगता है कि वो जो कंपनी के एक्सपेक्टेशन है उनको मीट कर सकता है दोस्तों, तो उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा जो कि दोस्तों रहेगा इकोनॉमिक रिवॉर्ड के तौर पर। ठीक है, इकोनॉमिक रिवॉर्ड के तौर पर दोस्तों उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटर्स इज द मोस्ट बेसिक नीड इन मैस्लोज हायरार्की। इनमें से कौन से दोस्तों वो फॉलोइंग मोटिवेटर हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मैस्लो की हायरार्की के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है दोस्तों सेफ्टी, बिलोंगिंग, साइकोलॉजिकल या फिर स्टीम। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर सही होगा, साइकोलॉजिकल। तो दोस्तों मैस्लो की जो हायरार्की जो है उसमें दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जिनमें शामिल हैं एयर, वाटर और फूड। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हाट थ्योरी इज बिल्ट अराउंड द प्रिंसिपल दैट पीपल मेक चॉइसेस रिगार्डिंग हाउ टू बिहेव बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड बिलीव्स। ऑप्शन है दोस्तों एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटल, क्लासिकल या फिर कंटिजेंसी। ऑप्शन ए दोस्तों सही आंसर होगा, एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू। इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों किस ओर इशारा करती है। हाउ पीपल व्यू एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हाउ पीपल व्यू एंड अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, हाउ पीपल व्यू एंड अंडरस्टैंड अदर्स, हाउ पीपल व्यू एंड अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड अदर। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि वहाँ उन्हें खुद को भी देखना होता है और दुनिया को भी देखना होता है, औरों को भी देखना होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, अथॉरिटी रिफर्स टू। अब अथॉरिटी दोस्तों किस ओर इशारा करती है। द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज पीपल, द पावर टू कमांड एंड डायरेक्ट, द नीड फॉर ऑर्डर या फिर दोस्तों द राइट टू चेंज जॉब। तो ऑप्शन बी दोस्तों है जहाँ पर सही आंसर होगा, द पावर टू कमांड एंड डायरेक्ट। ठीक है, अथॉरिटी का मीन्स क्या हुआ दोस्तों, जहाँ पर आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को कमांड कर सकते हैं, लोगों को कमांड कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें गाइडेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो अथॉरिटी रिफर्स टू द पावर टू कमांड एंड डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, एनहांसमेंट ऑफ अ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क डिजाइन। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन दोस्तों प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या किस चीज़ के की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोस्तों, जहाँ पर आपका जो वर्क डिज़ाइन होता है उसके। ऑप्शन है दोस्तों प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टेक्नो स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल या फिर सोशियो टेक्निकल सिस्टम। तो ऑप्शन डी जो दोस्तों वो सही आंसर होगा, सोशियो टेक्निकल सिस्टम। सोशल टेक्निकल सिस्टम दोस्तों यानी कि STS एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अप्रोच होता है दोस्तों, जहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को दोस्तों डिजाइन किया जाता है जिससे कि रिकॉग्नाइज किया जा सके दोस्तों इंटरेक्शन को बिटवीन पीपल एंड टेक्नोलॉजी इन वर्क प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हाट इज गैंट चार्ट अ टाइप ऑफ। गैंट चार्ट टाइप जो दोस्तों वो किस तरीके का है। ऑप्शन है दोस्तों वर्क फ्लो डिजाइन, वर्क शेड्यूल डिजाइन, वर्क रेट डिजाइन या फिर वर्क आउटपुट डिजाइन। तो ऑप्शन दोस्तों बी जो है वो सही आंसर होगा, वर्क शेड्यूल डिजाइन। गैंट चार्ट जो दोस्तों एक बार चार्ट होता है जो शो करता है प्रोजेक्ट शेड्यूल को। जो मॉडर्न गैंट चार्ट होते हैं दोस्तों उसमें आपको डिपेंडेंसी भी देखने को मिलती है बिटवीन एक्टिविटीज एंड करंट शेड्यूल स्टेटस के बीच में। तो ऑप्शन
बी जो है दोस्तों वो सही ऑप्शन होगा, वर्क शेड्यूल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे, व्हाट डू यू कॉल अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट टेक्स अकाउंट ऑफ अदर्स व्यूज, ओपिनियंस एंड आइडियाज। तो दोस्तों आप इस स्टाइल को क्या बोलेंगे लीडरशिप के? ऑप्शन है लेस फेयर, पीपल ओरिएंटेड, डेमोक्रेटिक या फिर ऑटोक्रेटिव। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो सही आंसर होगा, डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो होती है दोस्तों उसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके की लीडरशिप स्टाइल होता है दोस्तों जहाँ पर ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ऐसा नहीं होता सिर्फ एक वहाँ पर व्यक्ति जो होता है वो लीडरशिप में होता है और डिसीजन को लेता है। वहाँ पर और जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं दोस्तों उनका भी एक की रोल रहता है डिसीजन मेकिंग में। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन जिसमें हमने बात की नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। बाकी ऐसे ही और भी वीडियोस दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे नर्सिंग प्रिपरेशन के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों और जुड़ें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।